वेलकम टू इनग्रोसिंग पॉइंट। साइंस के सीरीज का यह सेकंड पार्ट है जिसमें केवल वैसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैलून में कौन सी गैस भर जाती है। हाँ फ्रेंड्स, जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस भर जाती है। तो आपके सामने ये मतलब इसका ऑप्शन रहा, इसमें आपको बताना है कि कौन सी गैस बैलून में भर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी हीलियम। हाँ फ्रेंड्स, हीलियम गैस बैलून में भर जाती है। अब फ्रेंड्स, हम हीलियम गैस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसकी बात करते हैं। तो हीलियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होता है। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है और हीलियम का संकेत होता है He। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। उसके बाद फ्रेंड्स, हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। और फिर अक्रिय गैस की अगर हम खोज की बात करें तो अक्रिय गैस की खोज किया था रैब्जे एवं टैबर्स ने, और ये कब किया था? तो 1898 ईस्वी। हाँ फ्रेंड, 1898 ईस्वी में रैब्जे एवं टैबर्स ने अक्रिय गैस की खोज किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि और अक्रिय गैस कौन कौन सी है। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो हीलियम का संकेत होता है He, नियॉन का होता है Ne, और आर्गन का होता है Ar, क्रिप्टन का होता है Kr, और फिर जेनॉन का Xe, और फिर रेडॉन का Rn। तो फ्रेंड्स, ये सब जो अक्रिय गैस है इसका ये संकेत है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो जेनॉन अक्रिय गैस है यह एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जिससे यौगिक का निर्माण होता है। हाँ फ्रेंड्स, जितनी भी ये अक्रिय गैस है ये कोई भी अक्रिय गैस यौगिक का निर्माण नहीं करता है, बल्कि जेनॉन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो यौगिक के निर्माण में भाग लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जेनॉन जो अक्रिय गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद होता है। जबकि अगर हम बात करें रेडॉन की तो यह अक्रिय गैस जो होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन 21%, और तीसरा है आर्गन 0.93%, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैस होता है 0.04%। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो उसमें आंसर होगा आर्गन 0.93%। हाँ फ्रेंड्स, आर्गन ही गैस वायुमंडल में पाया जाता है जो प्रकार का अक्रिय है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंड, जो ये जो अक्रिय गैस है इसका स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी। और आपको पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण किया मोसले ने। हाँ फ्रेंड्स, मोसले ने। जबकि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो वो होगा मैंडलिप ने। हाँ तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि समूह 18 में आप यहाँ देख रहे हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी अक्रिय गैस है, और यही सब अक्रिय गैस समूह 18 का तत्व है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इतना एक्सप्लेन हम लोग एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी जाने। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कैथोड किरण का पता सर्वप्रथम किसने किया। हाँ फ्रेंड्स, ये जो कैथोड किरणें हैं इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? तो इसके बारे में जानकारी दिया था सबसे पहले थॉमस ने। हाँ फ्रेंड्स, थॉमस जे थॉमसन ने सबसे पहले कैथोड किरणें के बारे में पता लगाया था। अब हम बात करते हैं कि कैथोड किरण क्या होती है। कैथोड किरण की अगर हम बात करें तो कैथोड किरण जो होती है यह ऋण आवेशित कण होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, उसी प्रकार कैथोड किरण भी ऋण आवेशित कण है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज भी किसने किया? जे थॉमसन ने ही किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने ही किया है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और यह निगेटिव होता है, यानी इसका जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। इस कारण हमने 1.6 के पहले माइनस का चिन्ह लगाया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरते हिमखंड का आयतन जल से बाहर कितना होता है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि जो हिमखंड यानी बर्फ क्या होता है कि वो उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसका कुछ ही अंश दिखाई पड़ता है और जो कुछ अंश दिखाई देता है वह दिखाई देता है 1/9 भाग, यानी 1/9 भाग वह जल से बाहर होता है, जबकि 8/9 भाग वह जल के अंदर ही होता है। आपको यह याद रखना है। तो वही यहाँ बात है कि जो और 8/9 भाग जो होता है वह जल के अंदर होता है, जबकि 1/9 भाग वह जल से बाहर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। हाँ फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का कौन सी जो समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रिटियम। यानी ट्रिटियम हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियो सक्रिय है। आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और फिर तीसरा होता है ट्रिटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। यदि हम बात करें पहला प्रोटियम की, तो इसका सिंबल होता है 1H1, ड्यूटेरियम का सिंबल होता है 1H2 और फिर ट्रिटियम का सिंबल होता है 1H3। या फ्रेंड्स, जो H के नीचे है यह इसका परमाणु संख्या है और फिर ये जो ऊपर है यह इसका द्रव्यमान संख्या है। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया है हेनरी बेकुरल ने। आपको यह भी याद रखना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सोना घुलनशील होता है। हाँ फ्रेंड्स, सोना किसमें घुलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अम्लराज। सोना केवल अम्लराज में ही घुलता है। अब हम अम्लराज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। अम्लराज की अगर हम बात करें तो अम्लराज का सिंबल होता है 3HCl + HNO3। अम्लराज को 3HCl + HNO3 इसका अनुसूत्र होता है। जबकि यदि हम बात करें सोना की परमाणु संख्या की, तो सोना की परमाणु संख्या होता है 79 और इसका संकेत होता है Au। सोना Au 79। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से मिलकर बना होता है। हाँ फ्रेंड्स, शनि ग्रह का जो वायुमंडल है वह किस गैस से मिलकर बना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन एवं हीलियम से। यानी शनि ग्रह का जो वायुमंडल है वह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन को H संकेत होता है और फिर हीलियम का संकेत He होता है। तो यह शनि ग्रह जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होगा। आपको फ्रेंड्स याद होगा कि सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना होता है। कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है शनि ग्रह। हाँ फ्रेंड्स, यदि हम बात करें शनि ग्रह की, तो वो आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम सभी ग्रहों की आकार को जान लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें तो वो है बृहस्पति, उसके बाद छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उसके बाद मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि सूर्य से बढ़ते हुए ग्रहों की दूरी का क्रम। हाँ फ्रेंड्स, सूर्य से कौन सी ग्रह कितनी दूरी पर है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आपके सामने ये सोलर सिस्टम रहा, जिसमें देखिए ये आपका सन हो गया, सूर्य हो गया, सबसे नज़दीक बुध है, मरकरी है, उसके बाद वेनस यानी शुक्र है, उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी है, उसके बाद मार्स यानी मंगल है, उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति है, उसके बाद सैटर्न यानी शनि है, उसके बाद यूरेनस यानी अरुण है, उसके बाद नेपच्यून यानी वरुण है।
ये सभी ग्रह 8 ग्रह हैं, जो कि सूर्य से सबसे दूर की अगर हम बात करें तो वो होगा नेपच्यून, और सबसे नज़दीक की बात करें तो वो होगा मरकरी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है। हाँ फ्रेंड्स, जो नाड़ी की नस होती है, वेनस होती है, वेन होती है, उसकी गति प्रदर्शित करती है। तो नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हृदय की गति को। हाँ फ्रेंड्स, जो हार्ट की गति होती है उसको प्रदर्शित करती है नाड़ी की गति। अब हम इसके डिटेल को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मानव हृदय होते हैं वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सामान्य मानव का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हमारा जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होती है, यानी मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भू अस्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है। हाँ फ्रेंड्स, जो भू अस्थिर उपग्रह होता है उसका जो परिक्रमण काल होता है वह होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 24 घंटे का। यानी जो भू अस्थिर उपग्रह होता है उसका परिक्रमण काल 24 आवर्स का होता है। अब हम जानते हैं कि भू अस्थिर उपग्रह क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो अगर हम बात करें भू अस्थिर उपग्रह की, तो भू अस्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल यानी 24 घंटे होता है, पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर प्रतीत होता है। ऐसे उपग्रह को भू अस्थिर या भूकालिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह जो होता है ये पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर होता है, इसी कारण इसका नाम भू अस्थिर उपग्रह है। यह पृथ्वी सतह पर स्थित प्रेक्षक को यह उपग्रह एक स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। उपयोग संचार उपग्रह जैसे इनसैट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसी प्रकार के भू अस्थायी उपग्रह है। इसका उपयोग रेडियो नेटवर्क, भूगर्भीय जानकारी, तूफानी चक्रवात की जानकारी और आंकड़ों के प्रेषण के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम बात करें भू अस्थिर उपग्रह की, यह पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर होता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा भू अस्थिर उपग्रह। और इसका परिक्रमण काल 24 आवर्स यानी 24 घंटे का होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सबसे पहले कैपिटल जी का प्रायोगिक मान दिया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैपिटल जी का मान किसने दिया, तो कैपिटल जी का मान दिया है हेनरी कैवेंडिश ने। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। कैपिटल जी का मान कितना होता है इसके बारे में बताया हेनरी कैवेंडिश ने। अभी हम लोग कैपिटल जी के मान को पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें सबसे पहले जी के बारे में, तो जी के बारे में बताया था न्यूटन, लेकिन इसके मान दिया हेनरी कैवेंडिश ने। उसके बाद जी एक प्रकार का सार्वत्रिक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलता है। और जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यही होता है जी का मान, और यही मान बताया था हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम जी के जो जी कहाँ से आया, इसके पति कैसे हुए, इन सबको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि न्यूटन ने कहा था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। और एक नियम दिया जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम दो वस्तुओं की जिसका द्रव्यमान m1 और m2 माने और इनके बीच की दूरी r माने, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह हो जाएगा F समानुपाती। चूंकि हम लोग यहाँ पर जान ले हैं कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, तो m1 × m2 इसका समानुपाती हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर का। यही होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। यही कांस्टेंट जब हटता है तो यहाँ पर जी का आता है, और यही जी होता है सार्वत्रिक नियतांक। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वेंचुरी मीटर, यानी वेंटुरी मीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो फ्रेंड्स, वेंटुरी मीटर से मापा जाता है गैसों का प्रवाह, द्रव का प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वेंटुरी मीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। यानी जो द्रव की मतलब प्रवाह होती है
वो किस दर से हो रही है उसी को मापता है वेंटूरीमीटर। आइए अब हम वेंटूरीमीटर को देखते हैं और इसको समझते हैं। तो ये देखिए, आप जो फिगर देख रहे हैं यह है वेंटूरीमीटर, और यह जो वेंटूरीमीटर है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए, किसी पाइप में द्रव का प्रवाह होने पर जहां पाइप पतला होता है, या देखिए पाइप पतला है अर्थात जहां द्रव का वेग अधिक होता है वहां द्रव का दाब कम हो जाता है। इसे ही बेंचोई प्रभाव कहते हैं। इसका नामकरण किया था इटली के भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम है बेंचोई, और यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग नाम मात्र के 10 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इससे हमारा लगभग 50 क्वेश्चंस कवर हो जाता है। और इसी प्रकार के हम लोग इसकी 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आएंगे। यदि वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल इन्वेस्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड्स हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट सीरीज में। तो आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।